गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की बेसिक क्लास खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आइए देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है, हम लोग पढ़ किस तरह से रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कि पहले यही पढ़ना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। दूसरा ये पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। तीसरा होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन अगर है तो उसका फार्मूला यूनिट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, फार्मूला यूनिट इक्वेशन और उसका नेट आयनिक इक्वेशन। मतलब अगर आपको फार्मूला यूनिट इक्वेशन दिया है किसी रिडॉक्स रिएक्शन का तो उसे आप नेट आयनिक इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, और नेट आयनिक इक्वेशन अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन का दिया है तो उससे आप फार्मूला यूनिट इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखते हैं, बैलेंसिंग सीखते हैं। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन की सीखते हैं तो इसके लिए दो मेथड हम यूज करते हैं। पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड यूज करते हैं जिसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वह होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। तो दो मेथड हम लोग यूज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए। पहला होता है हाफ रिएक्शन मेथड जिसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हो आप। दूसरा मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। तो ये हम लोगों को पढ़ना है अपने सिलेबस में। अब एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। रिडॉक्स रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि रिडॉक्स जो है इसको अगर आप डिवाइड करें तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, रेड और ऑक्स में। जो ये रेड है ये रिडक्शन को शो करता है और जो ये ऑक्स है ये ऑक्सीडेशन को शो करता है। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। मतलब वह रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, वह केमिकल रिएक्शन आपकी कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको समझ में आया। अब हम लोग को यह समझना है कि एक्चुअली ये जो दो चीजें यहां यूज हो रही हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये क्या होती हैं। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन का जो शुरू में जो कॉन्सेप्ट बना वो ये बना कि जब भी कोई रिएक्टिव मेटल निकाली जाती थी, मिलती थी हमको, तो उसके साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी कंबाइंड रहता था। तो एक मेथड डेवलप हुआ कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड है तो फिर उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब एडिंग अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा। फिर आगे केमिस्ट्री आगे बढ़ी और यह कहा गया केवल ऑक्सीजन के साथ ही ये नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, ऑक्सीजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऐड हो जाता है तब उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में यह कहा गया कि एडिंग अगर हो जाए किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन की या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की,
एलिमेंट की ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की एडिंग हो जाए किसी सब्सटेंस के साथ तो फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए अपने पास एक सब्सटेंस है मैग्नीशियम, इसके साथ आपने ऑक्सीजन की एडिंग कर दी और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की एडिंग हो गई तो मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ये कहा जाने लगा। फिर इन्होंने कहा कि अगर यही सब्सटेंस आपका मैग्नीशियम है, इसके साथ सल्फर ऐड कर दें। सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सल्फर जो आपका है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इसके साथ जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा MgS मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया, सॉरी मैग्नीशियम सल्फाइड बना ये। अब यहां पर यह कहा गया क्योंकि मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम सब्सटेंस के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, तो ये कहा जाने लगा ऑक्सीडेशन के लिए कि अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तो फिर उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में यह कहा जाने लगा कि अगर कोई सब्सटेंस आप ले रहे हो उसके साथ एडिंग हो जाए हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिंग हो जाए तब उसका हो जाएगा रिडक्शन। उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। देखते हैं एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास क्लोरीन था कोई सब्सटेंस, इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, फिर ये दोनों ऐड होके HCl बन गए। अब आपने कहा कि ये जो आपका सब्सटेंस था इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसका हो गया भाई रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। अब यही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो हमारा सब्सटेंस यस था, इसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम ऐड कर दिया तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। और आपने कहा कि ये जो आपका सब्सटेंस था सल्फर, उसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया तो फिर सल्फर का हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, ये चीजें शुरू में आई कॉन्सेप्ट में इस तरह का कॉन्सेप्ट शुरू में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए बना। अब एक चीज और इसमें हुई कि केवल एडिंग थोड़ा ना होगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अगर रिप्लेस हो जा रहा है किसी कंपाउंड से फिर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड से रिप्लेस हो जा रहा है, केवल एडिशन तो होगा ही नहीं, सब्सट्रैक्शन भी होगा कहीं ना कहीं। तो अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से रिप्लेस हो जा रहा है तो कहा गया कि अगर एडिंग के लिए ऑक्सीडेशन है तो रिप्लेसिंग के लिए रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर ये रिप्लेसिंग हो जा रहा है इन सबका तो फिर रिडक्शन में हो जाएगा। रिडक्शन अगर रिप्लेसिंग कहीं दिख जा रही है ऑक्सीजन की या इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स की किसी कंपाउंड से तो फिर उसका रिडक्शन हो रहा है। अब फिर यहां भी एडिंग हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की है तो रिडक्शन है, अगर ये रिप्लेसिंग हो गई तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां ये कहा जाने लगा कि रिप्लेसिंग अगर हो जा रही है हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की तो फिर आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि पुराने समय में क्या चीजें थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए किस तरह के कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग इसका
एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, दोनों अकर करता हो। मान लीजिए कि आपके पास आयरन का ऑक्साइड है, आपने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया इसमें, तो फिर बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आयरन रिप्लेस हो गई। बैलेंस कर लीजिए, 4 ऑक्सीजन इधर 3 इधर, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8, ये 3 3 9, ये आपकी बैलेंस भी हो गई। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाते हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी। तो यहां हम लोगों ने देखा कि ये जो आयरन का ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन रिप्लेस हो गई, ये आयरन अकेले बन गया, तो यहां ऑक्सीजन रिप्लेस हो गई है। तो ऑक्सीजन जब रिप्लेस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जब ऐड होती थी तो ऑक्सीडेशन होता था, रिप्लेस होती थी तो रिडक्शन होता था, तो यहां पर हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, यहां रिडक्शन हो जाएगा आयरन का, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड थी फिर रिप्लेस हो गई, तो रिडक्शन हो गया इसका। एल्युमिनियम देख लीजिए, एल्युमिनियम अकेले था, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो एल्युमिनियम का हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पुराने समय में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बनाते थे। फिर देखो कुछ समस्या हुई। समस्या ये हुई कि इन्होंने कहा कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी के साथ तो उसका हो रहा है रिडक्शन। तो अब मान लीजिए हमने सोडियम लिया सब्सटेंस, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर दिया और हमारा बना सोडियम हाइड्राइड। बैलेंस कर लेता हूं, तो फिर इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसका रिडक्शन होना चाहिए, यही ना। जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, यहां सोडियम का रिडक्शन नहीं हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये गलत हो गया भाई, सोडियम का तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन तो हाइड्रोजन का हो रहा है। जबकि पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोडियम का रिडक्शन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, मतलब कोई और चीजें होंगी यहां पे। ठीक, तो ये गलत हो गया, मतलब हर जगह ये अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको आगे सीख रहे हैं अभी। आप इसी तरह से एक एग्जाम्पल ऑक्सीजन का लेते हैं। मान लीजिए फ्लोरीन के साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और बन गया आपका F2O। F2O आपका बन गया। ठीक है, अब F2O बन गया तो ये हम लोगों ने सीखा था, अभी सीख के जो आए थे कि अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो उस सब्सटेंस का होना चाहिए ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, गलत हो गया। फ्लोरीन का हो जा रहा है रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, तो फिर केमिस्ट्री और आगे बढ़ी। तो यहां इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड अब यूज हुआ। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से या इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के एडिंग या रिप्लेसिंग से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हर जगह वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। अब यहीं पर जो इंट्रो होगा वह होगा इलेक्ट्रॉन मेथड का। अब देखो इलेक्ट्रॉन मेथड आता कैसे है, इलेक्ट्रॉन मेथड आता कैसे है, कैसे आया ये मेथड। अब हुआ क्या, एक सॉल्यूशन लिया गया शुरू में। सॉल्यूशन मान लीजिए हम लोगों ने लिया कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। और कॉपर आयन आप जानते हैं कि कॉपर आयन का कलर जो होता है वो एक्वस फॉर्म में ब्लू कलर होता है। अगर एक्वस फॉर्म में हो गया कॉपर आयन, सॉल्यूशन बना दिया गया कॉपर के किसी भी साल्ट का सॉल्यूशन आपने बना दिया, तो कॉपर आयन जब सॉल्यूशन में होगा तो उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा।
तो ये तो आप समझ गए। इस बात को डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका सॉल्यूशन बनाया गया कॉपर नाइट्रेट का। कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपने बनाया, कॉपर आयन एक्वस फॉर्म में मौजूद हो गया होगा, सॉल्यूशन का जो कलर हो गया होगा वो ब्लू हो गया होगा ड्यू टू कॉपर आयन। तो यहां पर कॉपर आयन प्रेजेंट होगा एक्वस फॉर्म में, तो फिर सॉल्यूशन का कलर आपका हो गया ब्लू। अब क्या किया इन्होंने कि एक मेटल रॉड ली, जिंक मेटल की, जिसे इसमें डिप कर दिया गया। जिंक मेटल की रॉड डिप कर दी गई और इस प्रोसेस को देखा गया कि क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद यह देखा गया कि जो ये रॉड है जिंक की, इस जिंक की रॉड पे कुछ सब्सटेंस जमा हो रहे हैं, कुछ सब्सटेंस जमा हो रहे हैं और सॉल्यूशन का कलर फेड हो रहा है। सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड हो रहा है, हल्का हो रहा है। तो सॉल्यूशन जो हमारा था, ये जो डार्क ब्लू था, अब ये लाइट ब्लू हो गया। सॉल्यूशन जो आपका था अब ये लाइट कलर का हो गया, लाइट हो गया, लाइट कलर हो गया इसका। अब इसका लाइट कलर हो गया। अब थोड़ी देर बाद फिर क्या देखा गया? थोड़ी देर बाद यह देखा गया कि सॉल्यूशन पूरी तरह से कलरलेस हो गया। सॉल्यूशन जो था हमारा ये पूरी तरह से कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। और जो आपने मेटल रॉड डिप की थी, उस मेटल रॉड पर रेड कलर के सब्सटेंस जमा हो गए। रेड कलर के सब्सटेंस इस रॉड पर जमा हो गए। तो फाइनल रिजल्ट में आपको क्या मिला कि जो कलर था सॉल्यूशन का वो खत्म हो गया। अब ये कलरलेस हो गया सॉल्यूशन आपका। दूसरा क्या मिला कि ये जो मेटल रॉड थी हमारी, मेटल रॉड के सरफेस पे रेड कलर का एक लेयर जमा हो गई मेटल की, किसी मेटल की रेड कलर की एक लेयर जमा हो गई। तो दो हो गया कि जो हमारा ये मेटालिक रॉड थी जिंक की, इसके सरफेस पे मेटल जमा हो गया रेड कलर का, रेड कलर का। और सॉल्यूशन जो हमारा था, सॉल्यूशन ब्लू कलर से कलरलेस हो गया। अब देखो क्या आया होगा, इससे क्या चीजें सामने आई होंगी। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये सॉल्यूशन कलरलेस क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसमें अब सॉल्यूशन किसी ऐसे रेडिकल का बना होगा जो कलरलेस होगा। तो रेडिकल या तो कॉपर का मिल सकता है या तो जिंक का मिल सकता है। इसका मतलब जिंक रेडिकल फॉर्म में सॉल्यूशन में चला गया, जिंक रेडिकल फॉर्म में सॉल्यूशन में चला गया। और जिंक क्योंकि कलरलेस होता है, जिंक का रेडिकल कलरलेस होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी कलरलेस हो गया। तो यहां यह समझ में आया होगा कि यहां जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जिंक का रेडिकल आ गया, जिंक का रेडिकल आ गया। यहां पर सॉल्यूशन में कॉपर का रेडिकल था। अब फिर कॉपर कहां गया होगा, मतलब कॉपर सॉल्यूशन में नहीं है तो फिर कहां आया होगा? मेटल के ऊपर एक लेयर बनी, जो मेटल की रॉड थी, रॉड के ऊपर एक लेयर बनी, मेटालिक लेयर बनी रेड कलर की। यही मेटालिक लेयर जो बनी होगी ये कॉपर की बनी होगी। ठीक, अब ये देखा गया कि जिंक जो आपका था, ये जिंक रेडिकल में कन्वर्ट हुआ और कॉपर रेडिकल जो थी आपकी, ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गई, यही ना। अब क्या हुआ होगा कि ये अगर जिंक रेडिकल में कन्वर्ट हुआ होगा, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। जितना इस पे पॉजिटिव रेडिकल आया होगा उतने इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए होंगे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये
नॉर्मल फॉर्म में आया, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, गेन किया। अब ये कहा गया कि जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसका हुआ रिडक्शन। अब कहानी यहां से चालू हुई। अब यह कहा जाने लगा कि क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो अब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका हुआ रिडक्शन। अब कहानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से उठ के इलेक्ट्रॉन के गेन पर और इलेक्ट्रॉन के लॉस पे आ गई। मतलब वह सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका होगा रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसका होगा ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन लॉस, ये कहानी अब आगे बढ़ गई कि इलेक्ट्रॉन क्या को कौन पाएगा। इलेक्ट्रॉन को लेने का कंपटीशन हुआ होगा, मतलब जो मेटल्स रही होंगी उन मेटल में कंपटीशन हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन मेटल गेन करेगी, ये बात हुई। तो इस बात पे कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पढ़ा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, उसमें हम लोगों ने पाउली स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पूरी तरह से एक चार्ट के रूप में बनाया है। तो उसको प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। अब जो ये कंपटीशन हुआ इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, ये कंपटीशन का जो रीजन निकल के आया वो निकल के ये आया कि जो भी सब्सटेंस जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रही होगी वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा, वहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा। अब देखो कि मान लीजिए कि कोई कंपाउंड था AB, बॉन्डिंग है। अब इसमें जो B एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A एलिमेंट से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं भाई। B जो एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के कंपटीशन में कौन जीतेगा? बी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास आएगा नेगेटिव रेडिकल और ए के पास आएगा पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक पे जनरेट हो गया, एक पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। ये जनरेट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब जब ये प्रोबेबल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हुए, इन्हीं को कहा गया ऑक्सीडेशन नंबर। प्रोबेबल चार्ज जनरेट हुआ, प्रोबेबल चार्ज डेवलप्ड हुआ, और यही जो प्रोबेबल चार्ज डेवलप्ड हुआ इसी को कहा गया ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला गया। इसका मतलब कि अब कहानी चार्ज पे आ गई, अब कहानी आ गई चार्ज पे। तो जो चार्ज डेवलप्ड हो रहा है किसी भी एलिमेंट के एटम पर, वह चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और क्यों ये डेवलप्ड हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ये चार्ज डेवलप्ड हो रहा है। मतलब कि अगर ऐसे एलिमेंट के एटम हो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो ही नहीं, तब चार्ज डेवलप्ड ही नहीं होगा, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। देखें कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट हो,
एलिमेंट दो फॉर्म में रहेंगे, या तो वो एटम फॉर्म में रहे या मॉलिक्यूल फॉर्म में रहे। एटमॉस्फेयर में जैसे रहेंगे, नेचर में जैसे मिलेंगे वैसे लिखते हैं। जैसे सोडियम है हमारा, एटम फॉर्म में रहता है, कोई डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं है, अकेले है भाई, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ये अपने एलिमेंट्री स्टेट में एटम फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब मान लीजिए हाइड्रोजन लेते हैं तो ये तो मॉलिक्यूल रूप में होगा, तो यहां भी क्या होगा? H सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही नहीं, 0। इसी तरह से ऑक्सीजन यहां भी 0, मैग्नीशियम यहां भी 0। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अपने एलिमेंट्री फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में हो, चाहे एटम चाहे मॉलिक्यूल फॉर्म में हो, तब वहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही नहीं, 0 होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो पहला ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट ये बना कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एलिमेंट एलिमेंट्री फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 होगा। एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे हो सकता है? या तो एटम फॉर्म में या तो मॉलिक्यूल फॉर्म में, नेचर में जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। दूसरी चीजें ये आई कि अब एटम के बाद कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड मान लीजिए कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट का वीडियो आप देखिएगा, उसमें पूरी तरह से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है। यहां पर हम लोग थोड़ी सी इसकी बेसिक्स की बात कर लेते हैं। कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कंपाउंड का क्या होगा, क्योंकि कंपाउंड जब हम लोग लिखते हैं H2SO4, ठीक है, HNO3, HCl, कोई भी कंपाउंड लिख दें, ठीक है, कोई भी कंपाउंड लिख दें, तो यहां पूरे कंपाउंड पे कोई प्रोबेबल चार्ज तो है नहीं, किसी भी कंपाउंड पर कोई प्रोबेबल चार्ज नहीं है। इसका मतलब जो भी कंपाउंड होगा उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। यहां मतलब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना होगा? 0। इस भी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। इस भी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। मतलब अगर कोई कंपाउंड भी है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। मतलब जितने भी एटम है सबके ऑक्सीडेशन नंबर का अगर सम किया जाए तो टोटल ये 0 होगा। अब एक समस्या ये आई कि अगर कंपाउंड या एलिमेंट आपका आयन फॉर्म में हो, अगर उस पर कोई चार्ज हो, तो चार्ज ही उसका जो प्रोबेबल चार्ज है वही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वही ना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, ये इस पे +1 चार्ज है, तो यही चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड ही है, इस पर -1 चार्ज है, तो यही चार्ज ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ClO4 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। अब मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इक्वल टू -1। मतलब अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड पे कोई चार्ज लगा है, प्रोबेबल चार्ज, तो उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उस प्रोबेबल चार्ज के बराबर होगा, जैसा भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। दूसरी बात, अब यह हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में दिक्कत क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में दिक्कत क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और वैलेंसी क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों ही चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही प्रोबेबल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर भी प्रोबेबल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, वैलेंसी भी प्रोबेबल चार्ज को ही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वैलेंसी प्रोबेबल चार्ज को विदाउट
पॉजिटिव नेगेटिव साइन होल नंबर में रिप्रेजेंट करती है। चार्ज को विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होल नंबर में रिप्रेजेंट करती है। और ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को पॉजिटिव साइन में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, नेगेटिव साइन में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, होल नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकता है और फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब ये सब हो गया है ना। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में ये डिफरेंस हो गया कि दोनों प्रोबेबल चार्ज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वैलेंसी प्रोबेबल चार्ज को रिप्रेजेंट करती विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होल नंबर में, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। जबकि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव साइन में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, नेगेटिव साइन में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। ये डिफरेंस हो गया। अब ये देखा जाए कि ये फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब हुआ। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सीखते हैं। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सीखते हैं। अब हम लोगों ने यह कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर प्रोबेबल चार्ज जनरेट जो होता है वही होता है। हम लोगों ने कहा कि बॉन्ड हम लोग जब तोड़ेंगे तो या तो प्लस माइनस, या तो 1 जनरेट होगा, या तो 2 जनरेट होगा, या तो 3 जनरेट होगा। यही ना हो रहा है, 1 जनरेट हुआ, 2 जनरेट हुआ, 3 जनरेट हुआ। वो तो फ्रैक्शन में रहा नहीं, तो फिर फ्रैक्शन आया कहां से। तो फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कहीं आपका आ जाए तो ये समझो कि जिस भी कंपाउंड का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का आया है तो उस कंपाउंड में वह एटम एक से ज्यादा है और हर एटम की अलग अलग वैलेंसी होगी, और जो उस कंपाउंड में जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा वह उसका रेशियो होगा टोटल नंबर से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का रेशियो होगा, तब वो फ्रैक्शनल आता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। यहां अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। देखते हैं हम लोग कैसे। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। 3 कार्बन है, तीनों पे अलग अलग चार्ज डेवलप्ड होंगे। अब देखो इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन के नाते +2 चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा अपने पास, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा तो इस पे +2 चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही नहीं, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं मिला, तो प्रोबेबल चार्ज 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा +2। तो यहां पर 3 कार्बन एटम है, अगर इसको फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड मान लिया जाए, इसको थर्ड मान लिया जाए, तो कार्बन जो फर्स्ट है अपना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको मिला +2। जो कार्बन सेकंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिला 0। जो कार्बन थर्ड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिला +2। ठीक है। अब देखें, अगर पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो +2, दूसरे का 0, तीसरे का +2। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2 पूछेंगे तब आप इसका रेशियो लेंगे। अब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को टोटल नंबर ऑफ कार्बन से डिवाइड कर देंगे, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, और कितना नंबर ऑफ कार्बन है 3,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया +4/3। तो यहां से फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो चीजें आपको और समझ में आएंगी। अगला एग्जांपल देखते हैं Br3O8। Br3O8 का एग्जांपल यहां देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल Br3O8 कहते हैं ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ऑक्टा ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। Br डबल बॉन्ड Br डबल बॉन्ड Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब यहां पर देखो, पहला ब्रोमीन फर्स्ट, ये सेकंड, और ये ब्रोमीन आपका थर्ड। इस पे चार्ज डेवलप देखते हैं। तो यहां पर +2, इस ऑक्सीजन के नाते, इस ऑक्सीजन के नाते भी +2, इसके नाते भी +2। इधर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज आएगा ही नहीं। यहां पर +2, यहां पर +2, यहां पर +2 और +2। अब देखिए फर्स्ट वाले पे +6 चार्ज जनरेट हुआ, तो +2 फर्स्ट वाला जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। सेकेंड वाला जो ब्रोमीन है उसका +4 हो गया, और थर्ड वाला जो ब्रोमीन है उसका +6 हो गया। तो यहां पर ब्रोमीन जो हमारा फर्स्ट वाला था इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। ब्रोमीन जो हमारा सेकेंड वाला था इसका +4 हो गया, और जो ब्रोमीन आपका थर्ड वाला था इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप ब्रोमीन पूछे तो 6 +6 कामा +4 कामा +6, ऐसे ही हम बता सकते हैं पहले का कितना हो सकता है। अगर केवल ये पूछे कि ब्रोमीन का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, +4 भी होगा और +6 भी होगा। लेकिन अगर कहे कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना होगा, तब फिर आपको इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8 इक्वल टू हो जाएगा 6 6 12 4 16/3। लेकिन अगर कहेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इस कंपाउंड में क्या हो सकता है, तो +4 भी ऑप्शन होगा और +6 भी ऑप्शन होगा। एक लगा के बताइएगा, दोनों हो सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, क्या हो सकता है। लेकिन अगर केवल पूछे कि इस कंपाउंड में ब्रोमीन का क्या होगा तो +16/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी कोई चिड़िया है जिसको हम लोग किस तरह से समझेंगे, ठीक है, मतलब रेशियो हो गया। आप देखें कि कुछ कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग निकालते हैं तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे लिगेंड के रूप में किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आए तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड का आपको याद करना होगा, तो उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल सकते हैं। इसको सीखते हैं, और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की वीडियो देखिए आप, उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूरी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है। अब आप देखें कि अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कंपाउंड है कोई, उसमें लिगेंड के रूप में NH3 हो, CO हो, NO हो या H2O हो, तो इसका इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब यहां पर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फट दे। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया Fe NH35 NO SO4, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी आप शुरू कर रहे हो 11th में, तो ये जो
बड़ा ब्रैकेट आ जा रहा है अगर किसी भी कंपाउंड को ले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ये एक चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप केवल यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इससे सीखिए। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, इसको रेडिकल फॉर्म में कर लीजिएगा। सल्फेट है, -2 लेके चला जाएगा, तो इसको +2 देके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Fe NH3 5 NO +2 हो गया। अब देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको X मान लीजिए, तो X प्लस ऑक्सीडेशन नंबर आप NH3। लिगेंड हम लोगों ने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर अमोनिया लिगेंड आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 5 × 0। NO आ गया तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, इक्वल टू प्रोबेबल चार्ज +2, तो ये हो गया X = +2। तो यहां पर जो आपका आयरन था उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया +2। इस तरह से आप देख लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर है तो लिगेंड क्या है। लिगेंड अगर ये मिल गए हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 रख देना होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल आप करिएगा, मैं दे रहा हूं। ये एग्जांपल है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CO NH3 5 Br SO4। यहां ऑक्सीडेशन नंबर आप CO मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पर आपको कंपाउंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना होगा कुछ का, तब आप निकाल सकते हैं। जैसे कंपाउंड फॉर्म में आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना होगा कुछ कंपाउंड का, जैसे CH3 अगर आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 लेना है। किसी भी कंपाउंड में आ गया, CH3 दिख गया तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 डाल देंगे। C6H5 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर +1 डाल देंगे। ClO4 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर -1 डाल देंगे। Cr2 C2O4 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आप डालेंगे इसका -2। ठीक, इस तरह से आप देख लीजिएगा। NH4 आ गया, +1 ऑक्सीडेशन नंबर आप डाल देंगे। इस तरह से कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर आप याद रखिएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देख लेते हैं, मिटा देना है, इसको याद रखिएगा जरूर, ये निकालने में आसान रहेंगे आराम से। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड CaOClCl है। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि बताइए इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए। जो कैल्शियम है तो यहां OCl दिख गया, OCl का ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1 ले लेना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप X मान लीजिए, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद ही है -1, और क्लोरीन को आप -1 के रूप में जानते ही हैं, क्लोरीन -1 का ऑक्सीडेशन नंबर देता ही है जनरल फॉर्म में, तो =0 हो गया। तो ये हो गया X - 2 = 0, X = +2। तो यहां जो कैल्शियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड है NH4 NO3, 2 नाइट्रोजन है, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर ये पूछ रहा है, कह रहा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर इनको आपको आयनिक फॉर्म में करना होगा। यहां जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 है ना, -1। अब ये जब आप करेंगे तो ये +1 देता है, तो इसको सीधे सीधे ऐसे कर देंगे, NH4 +1 ऐसे ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा X +4, 4 × +1 = +1, तो X = कितना हो जाएगा, X = आपका हो गया
ये उधर चला गया आपका, ये गया -3 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। और यहां भी आप देख लेंगे, इसका आप +1 रख के देख लेंगे कि क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानते कैसे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती कैसे है, उसको शुरू में हम लोग कैसे उसका जो डिफिनीशन देते थे, बाद में कैसी डिफिनीशन दी गई, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। आज की क्लास यहीं तक ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।